हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक है, अपनी स्टडी को अच्छी तरीके से कवर अप कर रहे हैं। 4 सितंबर के जो आपके करंट अफेयर की वीडियो थी वो अपलोड हो चुकी है, प्लीज़ उसको जाके ज़रूर देख लीजिएगा। और कल की वीडियो ये आपके सामने है और डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके एग्जाम्स के लिए। जो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड भी हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आइए आज का जो डिस्कशन है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लियर? पहले तो बात की जा रही है रूरल लोकल बॉडीज़। अब रूरल लोकल बॉडीज़ में जो है वो कौन कौन सी टर्म्स आ जाती हैं उसके बारे में हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है, उसमें रूरल आ जाता है और अर्बन आ जाता है। तो हम बात करेंगे यहाँ पे रूरल सेल्फ गवर्नमेंट की, ठीक है, रूरल लोकल बॉडीज़ की। क्लियर? तो आइए आज का डिस्कशन जो है वो हम इस टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं। रूरल लोकल बॉडीज़ जो है रिसेंटली ही अभी क्या किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो निर्मला सीतारमन जी के अंडर है उनके द्वारा अभी ये अमाउंट रिलीज़ किया गया है। ये आपके सामने है, ठीक है। 13,385.70 करोड़ का जो अमाउंट है वो रिलीज़ किया गया है स्पेशली रूरल लोकल बॉडीज़ के लिए। तो ग्रांट जो है वो ग्रांट इन एड जो है वो प्रोवाइड करवाई जा रही है। इसके तहत फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो टाइड ग्रांट्स दी गई है ईयर 2021 और 22 के अंडर, ठीक है। तो अभी 25 स्टेट्स के लिए ये जो ग्रांट दी गई है रूरल लोकल बॉडीज़ के लिए, ये ग्रांट जो है ये रिलीज़ की गई है। रिकमेंडेशन किसकी है? ये 15th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन है। फाइनेंस कमीशन जो है 15th फाइनेंस कमीशन NK सिंह जी के अंडर है, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है यानी कि संवैधानिक बॉडी है जो आर्टिकल 280 के अंडर आती है। क्लियर? जो 15th फाइनेंस कमीशन के द्वारा जो रिकमेंड दी गई 1,42,000 करोड़ रुपीज़ टाइड टू पंचायत फॉर वाटर सैनिटेशन, ठीक है, ड्यूरिंग पीरियड 2021 से लेके 2025 तक का ये जो है इस टाइम पीरियड के लिए ये ग्रांट जो दी गई है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर टाइड की बात करें, टाइड जो है टाइड ग्रांट का मतलब क्या रहता है, इसमें 60% जो है ये टाइड ग्रांट के अंडर आता है। जो जो रूरल लेवल पे जो जो लोकल बॉडीज़ हैं उस चीज़ के लिए डेवलपमेंट के लिए 60% जो ग्रांट दिया जाता है, 60% जाता है टाइड ग्रांट के लिए और जो बचा 40% वो ग्रांट इन एड के लिए जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिलेटेड टू फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये डिटरमाइन करती है कि कैसे जो टैक्स जो इकट्ठा होता है, ठीक है, जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो कैसे हमने स्टेट और सेंटर के बीच में डिवीज़न करना है, उसका कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, बेसिकली पर्पस यही होता है फाइनेंस कमीशन का। तो स्टेट्स में जो है ये पैसा जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट के तहत किया जाता है। प्रेजेंट रिक्वायरमेंट, जैसे प्रेजेंट अभी रिक्वायरमेंट है जिस चीज़ के से जहाँ पे पानी की कमी आ रही है, पानी जो है वो पोल्यूटेड है, वहाँ पे साफ़ पानी पहुँचाना, सड़कें बनवाना, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो आज के टाइम में जो रिक्वायरमेंट है उससे रिलेटेड ये अरेंजमेंट्स किए जाते हैं स्टेट्स में, ठीक है। तो अंडर 280 आर्टिकल 280 के अंडर फाइनेंस कमीशन जो है इसके अंडर रखा गया है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं फाइनेंस कमीशन को, ठीक है, यानी कि इनके द्वारा अपॉइंट किया जाता है 5 ईयर्स के लिए, ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन ये रहेगा कि 14th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे, ठीक है। अगर 15 फाइनेंस कमीशन की अगर बात करें, ये 2017 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, ठीक है, अंडर चेयरमैनशिप किसके? NK सिंह, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिकमेंडेशन के द्वारा 5 ईयर्स के लिए दी गई है फ्रॉम द ईयर 2021 से लेके 2025 तक। इनके द्वारा भी जो रिकमेंडेशन दी गई है तो 41% इनके द्वारा जो है वो रिकमेंड किया गया है कि डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। पहले 42% था। 1% जो है वो किसके लिए दिया गया है? 1% जो हमारी अभी न्यू यूनिट टेरिटरी बनी है JNK के लिए, ठीक है, तो उसके लिए 1% जो है फाइनेंस कमीशन के द्वारा दिया गया है, ठीक है। आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। अगर बात करें स्ट्रक्चर जो है पंचायती राज का, अगर पंचायती राज के बारे में बात करूं, हमारे संविधान में टोटल 12 शेड्यूल्स हैं, ठीक है। उसमें जो शेड्यूल है 11th, ठीक है, और 12th ये बात करता है, 11th बात करता है पंचायती राज से रिलेटेड और 12th जो है वो म्यूनसिपल काउंसिल और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से रिलेटेड है, ठीक है। 11th जो है ये
ऐड किया गया हमारे संविधान में 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत, और 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत जो है म्यूनसिपैलिटीज़ को ऐड ऑन किया गया। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर जो है पंचायती राज का, तो इसमें जिला परिषद आ जाता है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक एंड पंचायत समिति जो आती है ब्लॉक लेवल पे, ग्राम पंचायत जो है ये विलेज लेवल पे आती है। ये पंचायती राज का स्ट्रक्चर है, ये आपको एकदम माइंड में क्लियर होना चाहिए। और जो मैंने अभी आपको अमेंडमेंट बताए हैं जैसे 74 और 73 जो अमेंडमेंट 1992 में आया, तो पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटी से ये रिलेटेड है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट चलते हैं ई इनर लाइन परमिट प्लेटफॉर्म, ठीक है। परमिट जो है इनर लाइन परमिट जो है ये अभी यानी कि ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक अभी ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाया जा रहा है, किसके द्वारा? मणिपुर स्टेट है वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा। तो रिसेंटली ही चीफ मिनिस्टर जो है मणिपुर के, इनके द्वारा वर्चुअली लॉन्च किया गया है ई इनर लाइन परमिट। इनर लाइन परमिट का मतलब क्या रहता है? जैसे सपोज मैंने कहीं जाना है, ठीक है, मैं नॉर्थ की स्टेट में रहती हूँ कहीं, चलो उत्तर प्रदेश में, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश से मेरे को कहाँ जाना है? अरुणाचल प्रदेश जाना है, ठीक है। तो मैं इंडियन सिटीजन हूँ, ठीक है, अपने ही देश की नागरिक हूँ, तो मेरे को यहाँ पे जाने के लिए, अरुणाचल प्रदेश में विजिट करने के लिए, घूमने के लिए मेरे को इनर लाइन परमिट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे लिए यानी कि इंडियन सिटीजन्स के लिए है, फॉरनर्स के लिए अलग है, ठीक है, उसके प्रोविज़न वो भी हम देख लेंगे। क्लियर? तो अभी रिसेंटली ही जो चीफ मिनिस्टर है मणिपुर के, उनके द्वारा ये जो है इनर लाइन परमिट जो है वो प्लेटफॉर्म अभी लॉन्च किया गया है, ठीक है। रेगुलेशन जो इसके अंदर आएंगे इनर लाइन परमिट सिस्टम के अंडर जो आएंगे, ठीक है। इनर लाइन परमिट सिस्टम जो है ये इफेक्ट में कब आया? मणिपुर के द्वारा कब ये मतलब लाया गया अपनी स्टेट में? 1 जनवरी 2020 में लाया गया। मणिपुर में 4 टाइप्स के परमिट्स देखने को मिलते हैं जो इशू किए जाते हैं स्टेट के द्वारा, जैसे टेम्परेरी परमिट हो गया, रेगुलर, स्पेशल और लेबर परमिट हो गया, ठीक है। तो ये परमिट है, ये आप लोगों को याद रखने हैं। बात करते हैं ये 4 नॉर्थ ईस्ट की ऐसी स्टेट है जो इनर लाइन परमिट के अंडर आती है, ये आपको ज़रूर याद रखनी है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है। ये चार जो है ये ऐसी स्टेट्स हैं जो इनर लाइन परमिट के अंडर आती हैं। अगर बात करें ये मतलब शुरुआत कहाँ से हुई इनर लाइन परमिट की, अगर बैकग्राउंड की मैं अगर बात करूँ तो जो बंगाल ईस्टर्न ओरिएंटल रेगुलेशन एक्ट आया, ब्रिटिशर के द्वारा लाया गया 1873 में। ब्रिटिशर के द्वारा फ्रेम किए गए रेगुलेशन की इस एरिया में रिस्ट्रिक्ट किया गया लोगों की एंट्री को, रेगुलेट किया गया, मतलब जो आउटसाइडर्स हैं उनको इस एरिया में आने से यानी कि कंट्रोल किया गया, ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके जो क्राउन्स का अपना कमर्शियल इंटरेस्ट है, यानी कि ट्रेड वगैरह, व्यापार वगैरह जो देखने को मिलता है इस रीजन में, उस चीज़ को प्रोटेक्ट कर सके। तो 1950 में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इसको रिप्लेस कर दिया गया ब्रिटिश सब्जेक्ट को विद सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो 1950 में इस चीज़ को रिप्लेस किया गया। तो जो इंटरेस्ट है इंडिजीनियस पीपल का फ्रॉम आउटसाइड तो बिलोंग टू इंडियन स्टेट्स, ठीक है, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। अब फॉरनर्स की अगर मैं बात करूँ तो ये तो हो गया इंडियन सिटीजन्स के लिए। फॉरनर्स के लिए जो है प्रोटेक्टेड एरिया परमिट है, जो टूरिस्ट विजिट जो करते हैं, टूरिस्ट प्लेसेस जो रहते हैं उनके लिए डिफरेंट है ये इनर लाइन परमिट से, ठीक है, जो डोमेस्टिक टूरिस्ट है, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं सारे, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड, मणिपुर, ठीक है, नागालैंड, मणिपुर, ये बच्चों को कन्फ्यूज़न रहती है इसमें, ठीक है, पहले नागालैंड आता है फिर मणिपुर, ठीक है। तो ऐसे याद रख लिए, नाग के बाद मणि, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट चलते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ेंगे सरदार उधम सिंह जी के बारे में, ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा बहादुर थे, ठीक है। तो सरदार उधम सिंह जी के द्वारा बदला लिया गया जो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था 13 अप्रैल 1919 में, जनरल डायर को मारा गया इनके द्वारा, ठीक है, बाद में इनको फांसी दी गई। तो उधम सिंह की जो न्यूज़ है ये अभी जो न्यूज़ में क्यों है ये बेसिकली ये कहने का मतलब है। तो क्रिटिसिज्म किया जा रहा है जो रिनोवेटिव जलियांवाला बाग मेमोरियल जो बनाया गया कुछ लोगों के द्वारा, यानी कि प्रोटेस्ट किया जा रहा है जो स्टैचू है शहीद उधम सिंह का कि इंस्टॉल नहीं किया गया है जलियांवाला बाग में, ठीक है। तो उधम सिंह जी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो उधम सिंह जी का जो जन्म हुआ था सुनाम, जो पंजाब संगरूर डिस्ट्रिक्ट में है, संगरूर डिस्ट्रिक्ट से ये बिलोंग करते थे, ठीक है। 1899 में इनका जन्म हुआ था, क्लियर। तो इनको बोला जाता है शहीद आज़म सरदार उधम सिंह, मीन्स ग्रेट मार्टर,
ठीक है। तो डीपली ये प्रभावित थे किससे, भगत सिंह से, ठीक है। तो इनके द्वारा गदर पार्टी को भी ज्वाइन किया गया 1924 में। 1927 में ये वापस आए, गदर पार्टी के बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। तो 1927 में जो है ये वापस आए, एसोसिएट यानी कि वेपन्स लेके आए, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ देखने को मिली हमारी कंट्री में, ठीक है, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। इनको अरेस्ट कर लिया गया, इलीगल पोजेशन ऑफ फायर आर्म्स, ठीक है, कि इलीगल इन्होंने मतलब जो वेपन्स हैं वो रख रखे हैं, उसके लिए इनको 5 साल की सज़ा भी सुनाई गई। 13 मार्च 1940 में इनके द्वारा जनरल डायर को मारा गया, ठीक है, जो मीटिंग चल रही थी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की, ठीक है। तो 1940 में मारा गया। तो इनको इसी अगर जब इनके द्वारा जनरल डायर को मारा गया, बदला लिया गया जलियांवाला बाग मैसेकर का, तो इनको डेथ सेंटेंस दिया गया, ठीक है, इनको फांसी पे लटका दिया गया 13 जुलाई 1940 में, ठीक है। तो लंदन में ये देखने को मिला। तो शहीदी जो देखने को मिली इनकी, इसलिए इनको शहीद उधम सिंह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बात करते हैं हम गदर पार्टी के बारे में, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बैकग्राउंड आप लोग को पता होना चाहिए। ये इंडियन रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है। एम क्या था कि ब्रिटिश जो रूल है इंडिया में उसको ख़त्म करना, ठीक है। जो बाहर कंट्री में, जो यूएसए में जो हमारे इंडियंस रह रहे हैं, उनके अंदर देशभक्ति की भावना पैदा करना, ताकि ब्रिटिश रूल को हमारी इंडिया से ख़त्म किया जा सके। गदर जो है, इसको गदर ऐसे लिखा जाता है इंग्लिश में, और उर्दू में इसका मतलब है रेबेलियन, ठीक है। तो पार्टी जो है, गदर पार्टी फॉर्म की गई यूएसए में 1913 में, याद रखिएगा 1913 में गदर पार्टी जो है ये क्या की गई, फाउंड की गई, ठीक है, बाय जो माइग्रेंट जो इंडियंस थे यूएसए में रह रहे थे, मोस्टली उसमें पंजाबीज देखने को मिलते थे, ठीक है। पार्टी जो है उसमें इंक्लूड थे इंडियंस जितने भी ऑल ओवर पार्ट्स हैं इंडिया के, ठीक है। तो मोटिव क्या था कि नेशन वाइड आर्म स्ट्रगल करना अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनलिज्म इन इंडिया, ठीक है। तो ब्रिटिश के खिलाफ ये सारी चीज़ें देखने को मिली। पार्टी जो है वो इस्टेब्लिश की गई एज अ हिंदू एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट, जो अंडर किसके लीडरशिप थी, लाला हरदयाल विद बाबा सोहन सिंह भकना, तो ये प्रेसिडेंट थे, ठीक है। अगर बात करें और भी इसमें पर्सन इंक्लूडेड थे, तो बाबा सोहन सिंह भकना जो है ये प्रेसिडेंट थे। फाउंडर थे ये मौलवी बख्तियार उल्ला, पंडित कंशीराम मरूली, ठीक है, लाला हरदयाल, बाबा केसर सिंह थतगढ़, ठीक है। तो ये आपको फाउंडर जो हैं गदर पार्टी के याद होने चाहिए। बेसिकली जो मेन थे, ठीक है, बाबा सोहन सिंह भकना, ठीक है, लाला हरदयाल, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं स्टेट एनिमल, ठीक है। स्टेट एनिमल और स्टेट बर्ड अभी घोषित किया गया है लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी है उसके लिए। तो 2 साल बाद जो अभी देखने को मिला, 2019 में क्या किया गया, 2019 में बाइफ्रिकेशन किया गया, 2 अलग यूनियन टेरिटरी बनाई गई, ठीक है, 5 अगस्त को, ठीक है, 5 अगस्त 2019 को 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरी बनाई गई, JNK और लद्दाख। तो उसके 2 साल बाद अभी ये घोषित किया गया है स्टेट एनिमल और स्टेट बर्ड। रिसेंटली ही लद्दाख जो है उनके द्वारा अडोप्ट किया गया है जो स्नो लियोपैड है और ब्लैक नेक्ड क्रेन, ठीक है। तो ये स्टेट एनिमल और स्टेट बर्ड अभी जो है इनको घोषित किया गया है। जो स्नो लियोपैड की अगर मैं बात करूँ तो स्नो लियोपैड जो है, ठीक है, इसको पैंथेरा यूनिका बोला जाता है, ठीक है। इंडिकेटर है ये हेल्थ ऑफ माउंटेन इकोसिस्टम का, ठीक है। जो माउंटेन इकोसिस्टम है उसकी जो मतलब उसकी जो हेल्थ है, ठीक है, इकोसिस्टम को बरकरार रखने की, ठीक है। तो इसके अगर मैं इनकी हैबिटेट की बात करूँ, यानी कि ये रहते कहाँ पे है, ज़्यादातर ये माउंटेन रीजन में रहते हैं, स्पेशली जो सेंट्रल और सदर्न एशिया है, ठीक है। इंडिया की अगर बात करें तो वेस्टर्न हिमालयाज़ में इनका हैबिटेट देखने को मिलता है, स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। अगर ईस्टर्न हिमालयाज़ की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में ये पाए जाते हैं। स्नो लियोपैड जो है ये कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, इसको हेमिस लद्दाख बोला जाता है। हेमिस नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पे सिचुएटेड है, इंपॉर्टेंट है ये बिगेस्ट नेशनल पार्क है हमारी इंडिया का जो लद्दाख में सिचुएटेड है। अगर बात करें प्रोटेक्शन की, इनकी बात करें, ठीक है, तो IUCN की जो लिस्ट है इसमें वनरेबल जो कैटेगरी में रखा गया है, सिटीज़ अपेंडिक्स फर्स्ट में रखा गया है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 शेड्यूल फर्स्ट में इसको रखा गया है। ये तो होगी किसकी बात, स्नो लियोपैड की। अगर अब हम चलते हैं कहाँ पे, जो क्रेन है, ठीक है, ब्लैक नेक्ड क्रेन। तो ये आप पिक देख सकते हैं, ठीक है, बहुत ही सुंदर है ये,
क्लियर। ब्लैक नेक्ड क्रेन जो है इसको ग्रूज निग्रिकोलिस के नाम से जाना जाता है, साइंटिफिक नेम है इसका, ठीक है, एक बार बस याद रखिएगा माइंड में। इसको तिब्बतन क्रेन के नाम से भी जाना जाता है। ये लार्ज बर्ड है और मीडियम साइज क्रेन है, ठीक है। इसके आप पिक में भी इसका जो स्ट्रक्चर है वो देख सकते हैं। हाई अल्टीट्यूड वेटलैंड ऑफ द तिब्बतन प्लेट्यू वहाँ पे पाया जाता है। शिनचुआन चाइना में, ईस्टर्न लद्दाख इंडिया में पाया जाता है। मेन ब्रीडिंग ग्राउंड है स्पीसीज, ठीक है। भूटान और अरुणाचल प्रदेश में भी इनकी स्पीसीज पाई जाती हैं, ठीक है। तो ड्यूरिंग विंटर्स में IUCN की रेड लिस्ट में इसको नियर थ्रेटन्ड की लिस्ट में रखा गया है। सिटीज अपेंडिक्स फर्स्ट की, ठीक है, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का जो है उसमें शेड्यूल फर्स्ट की कैटेगरी में इसको रखा गया है। अगर बात करें हम लद्दाख की, लद्दाख जो है यहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है, यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे चाइना वाला रीजन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखिए अफगानिस्तान की जो बाउंड्री टच करती है वो लद्दाख वाले रीजन को टच करती है, ये आप लोगों को याद रखनी है, जो काफ़ी ज़्यादा अभी अफगानिस्तान तालिबान के चक्कर में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ क्लियर हुई होगी, क्लियर। तो ये थे आपके कल के करंट अफेयर्स 5 सितंबर के। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। अगर नहीं क्लियर तो फिर भी डाउट प्लीज़ आप पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं PDF के लिए, इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।